ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप सब किसान संघ के अधिकारियों को, आप सबको मैं साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपने उस महानायक को स्मरण ही नहीं रखा, अपितु किसान समर्पित एक जीवन के रूप में पुस्तिका का आकार देकर आने वाले किसान कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा का कारण बनता रहेगा। जो कौम, जो समाज, जो राष्ट्र अपने पूर्वजों को सम्मान देता है, सदा उनको स्मरण रखता है, वो समाज सदा आगे बढ़ता है, वो राष्ट्र सदा आगे बढ़ता है। और जीवन दादा का खुद का जीवन एक आदर्श जीवन, सौम्यता की वो मूर्ति थे और महान कर्मयोगी थे। ऐसे व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए पुस्तकाकार के रूप में मिलना चाहिए था। वो आज आप सब ने व्यवहारिक रूप में लाने का काम किया। इसके लिए मैं पुनः बहुत अधिकारियों को, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसे लोग जो दूसरों में अपनापन देखते हैं वो विलक्षण होते हैं, और ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते। हमारे यहाँ लिखा कीर्तिर यस्य से जीवती, जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर के लिए घूमता है। जिंदा वो है जिसके अच्छे कर्मों के कारण, त्याग और तपस्या के कारण, जिनके परिश्रम के कारण अन्य लोगों का जीवन सुखमय बनता है। ऐसे लोग मानव समाज के मानस में सदा अंकित होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को वो धरातल पर सदैव बढ़ाते रहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक जगह लिखा है, से जातो ये न जाते याति वंश समुन्नति परिवर्तिनी संसारे मृत कोवा न जायते। अर्थात ये जो दुनिया है ये टिकाऊ नहीं है। मेरा और आपका जीवन स्थायी रहने वाला नहीं है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन धन्य होते हैं वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच के काल को परोपकार में, भलाई में, दीन दुखियों की सेवा में, लोगों के आंसू पोंछने में, जनमानस के कल्याण में, लोगों की भलाई में व्यतीत कर देते हैं, वो अमर हो जाते हैं। तो जीवन दादा का खुद का जीवन इसी प्रकार के लोगों की श्रेणी में रहा। उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, मैं सभी किसान संघ के अधिकारियों को और आप सबको भी साधुवाद देता हूं कि आप किसानों का एक संगठन, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन जिसको माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा स्थापित किया गया। मैं हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष तक भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं इस संगठन की रीति नीति से बहुत परिचित हूं। मैं भी दादा की तरह गांव-गांव 10-10, 5-5 किसानों की मंडली लेकर बैठता था और उनको भारतीय किसान संघ की जानकारियां देता था, सदस्यता अभियान चलाता था। लंबे काल तक मुझे आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का आशीर्वाद मिलता रहा। जिस गुरुकुल को मैं चलाता हूं कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वो उसमें 2-2, 3-3 दिन तक रह करके उनका सानिध्य मुझे मिला और कुछ लेखन कार्य होता था।
तो वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था। मान्य संगठा प्रसाद जी, आप में सारे तो उनसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन वो इतने मजबूत योद्धा थे कि बड़े बड़े हजारों के कार्यक्रम जब होते थे तो उनकी एक आवाज में ही संगठन का स्वरूप दिखाई पड़ता था। ऐसे महामानवों का सानिध्य आदरणीय जाधव साहब हमारे अध्यक्ष रहे, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। गुरुकुल में आकर वो रुकते थे मेरे पास। तो मैं आज ऐसा असमंजस में फंस गया था कि इस समय वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम गुजरात में गांधीनगर में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज रात ही राजभवन में हो गया। आज पूरा दिन उनके कार्यक्रम है और उस व्यवस्था में हिस्सा बनना हमारा भी प्रोटोकॉल के नाते जरूरी था। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने तत्काल मुझे स्वीकृति प्रदान की कि आपका असली संगठन वही है और इसमें जाइए। तो आप लोगों के बीच में आज आना, एक परिवार के बीच में आना है, अपनों के बीच में आना है। और मैं बहुत अच्छी तरह आपकी रीति नीति, आपकी क्या मेरी भी यही रही है। तो इसमें राष्ट्रवादी सोच के साथ, सबका कल्याण की भावना के साथ, एक खेडूत एक किसान धरती माँ की छाती को चीर कर अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं है। आदरणीय जगमल भाई आर्य जी हमारे बीच में बैठे हैं। उन्होंने हम सब को आज एक पुस्तक भेंट की है, स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस महापुरुष ने, वो भी गुजरात की धरती में पैदा किए, उस महापुरुष ने किसान के लिए पता क्या लिखा है? उसने लिखा, किसान राजाओं का भी राजा है, किसान राजाओं का भी राजा है। भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में बहुत तेजी से औद्योगिक क्रांति चल रही है, विकास चल रहा है, प्रगति उन्नति जिसे हम कहते वो हो रही है। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, किसी के पास इस हॉल जितनी बड़ी तिजोरी हो और ये सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरी पड़ी हो और उसे अन्न फूल साग सब्जी खाने को ना दिया जाए, तो इसको खा के उसका जीवन चल सकता है? एक दिन भी नहीं निकाल पाएगा। ये विकास, ये उन्नति, ये प्रगति तभी सुख देती है जब इस देश का किसान धरती माँ से अन्न पैदा करके पेट भरने का काम करता है। तो इस जीवन की कल्पना केवल किसान के साथ जुड़ी हुई है। इसको गतिशील करना, इसको चलाना, ये किसान के द्वारा, और केवल मनुष्य नहीं, जितना भी जीव जगत धरती पे, जितना भी जीव जगत है, उसके जीवन दाता के रूप में परमात्मा ने तो जन्म दिया, लेकिन पालने का काम तो ये खेडूत किसान ही करता है। तो इसका भला, उन्नति, विकास होना ही राष्ट्र का विकास है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आत्मनिर्भर किसान से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आज हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता खेडूत भाई और बहनों कि हमने देसी गौ माता आधारित प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा। अब ये मजबूरी बन चुकी है, अब ये मजबूरी बन चुकी है। वैसे तो नहीं आना था, ना हम आते ना कोई प्रेरणा देता, लेकिन आज साइंटिस्ट के आंकड़े आ चुके हैं। मैं थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा, बड़ा काम सारे छोड़ के आपके बीच में परिवार में मैं आया और मुझे आदरणीय महामंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे गुजरात के आप वो आदरणीय सिलेक्टेड और प्रगतिशील नेतृत्व देने वाले खेडूत हैं
जिनको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस समय सारे भारत देश की भूमि बंजर होगी नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। कारण मैं बता रहा हूं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, वो समय की मांग थी। डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोगों ने हरित क्रांति उस समय अन्न के अभाव में जो की वो जरूर थी, उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन ये उनको भी नहीं पता था कि जिस जहर की खेती को हम लोगों को परोस रहे हैं, आने वाले समय में उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम होंगे। जीवन के अब अंतिम समय में 2-3 महीने पहले ही डॉक्टर स्वामीनाथन का देहावसान हुआ है। जीवन के अंतिम काल में बार बार उनके लेक्चर आए हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये रासायनिक खेती महाविनाशकारी है, ये प्राणी जगत के लिए, प्रकृति के लिए बुरी तरह नष्ट करने वाली है, इससे हमने बदलना पड़ेगा। और आप ध्यान करो भाई और बहनों, खेडूत बंधु, जब 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई थी, उस समय आज भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, जो इस समय उत्तराखंड में, उसमें दस्तावेज हैं, उसमें पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की गई थी। कितना? तो सारे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। मतलब सारे देश की धरती खेती की ऐसी उपजाऊ थी जैसे जंगल की भूमि होती है, इतनी उन्नत भूमि भारत की थी। और अभी इस साल पिछले वर्ष की रिपोर्ट है, आईसीआर के आंकड़े, पूरे भारत देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे आ गया। और वैज्ञानिक भाषा में जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। और इसका परिणाम आपने यूं पूछना है कि इसका कारण भी मैं बता रहा हूं। उन्हीं साइंटिस्ट ने, डॉक्टर स्वामीनाथन मैंने जैसे लोगों ने उस काल में 1 हेक्टेयर भूमि में 13 किलो यूरिया डीएपी के प्रयोग की व्यवस्था दी थी। कितना? 13 किलो। मेरी क्लास में बोलना भाई, चुप नहीं बैठना, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं गुरुकुल में। तो आप नोट करिए, उन्होंने 2.5 एकड़ भूमि में 13 किलो यूरिया डीएपी की सिफारिश की थी डालने की। और आज आप कितना डाल रहे हैं वो आप बताओ क्यों साहब? 1 एकड़ में 10-10 बोरा डाल रहे हैं कि नहीं? उन्होंने तो 2.5 एकड़ में 13 किलो कहा था, और उस समय 2.5 एकड़ में 13 किलो डालते थे, पैदावार बढ़ती थी। और आज 10 बोरा डाल करके भी पैदावार नहीं बढ़ रही। क्यों? ये बढ़ाना क्यों पड़ा? क्योंकि धरती बंजर हो चुकी है। उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि धरती बंजर हो चुकी है। इस धरती माँ के साथ वही अत्याचार हम कर रहे हैं जैसे एक बैलगाड़ी में कमजोर बैल जोड़ दें और वजन उस पर ज्यादा लगा दें और बैलों को चलाएं तो थोड़ी दूर चल के थक जाएंगे, फिर आप डंडा बरसाएंगे, थोड़ा और चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर आप चाबुक मारेंगे, फिर चलेंगे, फिर वो गिर जाएंगे, और फिर लठ बरसाते रहो, वो उठेंगे नहीं, पड़े ही रहेंगे। होता कि नहीं है सर? आज धरती माँ को हमने ऐसा बना दिया है, अब ये बेचारी बिल्कुल निढाल हो चुकी है। धरती माँ में कुछ बचा नहीं, इसका शोषण दोहन बुरी तरह से कर दिया है, इसको जहरीला बना दिया है। आप इसको ऐसा ही मानो जैसे आदमी के शरीर पर तेजाब डाले, वही काम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाइयों ने
धरती माँ को तबाह कर दिया। अब ये जवाब दे चुकी है। एक जमाना ऐसा आएगा यूरिया डीएपी डालते रहो, यूएनओ की रिपोर्ट आ चुकी है। अगले 50 साल में यदि यही खेती चलती रही तो सारी दुनिया की धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। घर के फर्श पर एक तिनका भी नहीं पैदा होता ना, ऐसी धरती बन जाएगी, सब बंजर बन जाएगी। एक बात। नंबर 2, इस समय दुनिया के साइंटिस्ट की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बता रहे हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। अब तक तो हम सुनते थे, हमें कोई भय नहीं था, लेकिन इस साल उसने दस्तक दे दी है। और उसके परिणाम इस एक साल में गुजरात ने 2 समुद्री तूफान देखे हैं कि नहीं? अभी 1.5 महीना पहले बिना मौसम की वर्षा देखी है कि नहीं? अभी क्या होने वाला है? अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो वर्षा हुई है, वो खेडूत बंधुओं एक ही दिन में इतना पानी बरसा जो एक साल में बरसना चाहिए। समझ में आई? एक ही दिन में इतना पानी गिरा है जो एक साल में बरसना चाहिए था। क्यों हुआ? क्योंकि धरती का तापमान बढ़ गया है। 1.5% धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं 1% भी धरती का तापमान बढ़ेगा तो लाखों करोड़ों टन अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। और ये 1.5% हो चुका है। जो धरती के संतुलन को बनाने का काम ग्लेशियर करते हैं, बर्फ के पहाड़ जो करते हैं, अब वो 10 गुनी गति से पिघल रहे हैं। यानी कि वो सारा पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आएगा और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आएगा। समुद्र किनारे बसे जो देश और दुनिया, वो सब समुद्र में डूब करके मरेंगे। ये आज हमने पैदा कर लिया। नदियां सूख जाएंगी। जो नदियां 12 महीना, आज नर्मदा यदि परमानेंट बंद हो जाए तो क्या गति होगी हमारे प्रदेश की? बोलो। ये होने वाला है। क्यों? 24% इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ये रासायनिक खेती जिम्मेदार है। आपका यूरिया डीएपी जंतुनाशक दवाइयों का परिणाम। कारण साइंटिस्ट बताते हैं, जब यूरिया को आप खेत में फेंकते हो ना, जब यूरिया डीएपी को खेत में डालते हो तो वो यूरिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस बनती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ये जो धरती है ना, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। और कार्बन डाइऑक्साइड का निदान समाधान पेड़ पौधे लगाओ। पौधे उसका भोजन बना करके उसको खा लेते हैं, शर्करा में बदल लेते हैं, उनका भोजन है, निदान है। लेकिन जो यूरिया डीएपी डालते हो ना आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, ध्यान करो मेरी बात की ओर, कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है जलवायु के लिए। 312 गुना ज्यादा। क्योंकि इसका नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो नाइट्रस ऑक्साइड बनकर के धरती पर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने का काम करता है। और ये जंतुनाशक दवाइयां, कितने खेडूत हैं जो छिड़कते छिड़कते मरते हैं। मैंने जो रासायनिक खेती छोड़ी, मेरे पास कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, जिसको मैं संचालित करता हूं, 200 एकड़ जमीन है। मेरे खेत में राघव भाई पटेल जी, कृषि मंत्री जी गए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए। और अभी पिछले महीने मैं पूरे गुजरात के जितने भी कलेक्टर
और डीडीओ हैं, उनको मैं खेत में लेके गया, मैंने अपना खेत उनको दिखाया। मेरी पैदावार रासायनिक खेती वालों से ज्यादा हो रही है। मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो बंजर बन चुकी थी, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे था, आज मेरे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1 और 1.7 तक चला गया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। मेरा हर अनाज ज्यादा हो रहा है। क्यों? पैदावार वहां बढ़ेगी जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो उत्पादन घटेगा। ये सीधा फार्मूला और नियम है। आप सब इस प्रदेश के बहुत सम्मानित लोग हैं, हाथ से खेती करने वाले लोग हैं। आप सब से मैं निवेदन करता हूं, आने वाली पीढ़ियों को इस देश और प्रदेश में बचाना है तो आपने उनके लिए उपजाऊ जमीन छोड़ करके जाना होगा। यदि ये बंजर बनाकर दे गए तो वो पीढ़ियां हमें क्या बोलेंगी? आज धरती का पानी समाप्त हो रहा है, पानी दूषित हो गया है। मां के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, गाय भैंस के दूध में यूरिया मिल रहा है। आप सबसे मैं पूछता हूं, आज से 40-50 साल पहले कैंसर नाम के रोग को कोई जानता था? हार्ट अटैक को कोई जानता था? डायबिटीज को कोई जानता था? पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, ब्रेन ट्यूमर, कोई नहीं जानता था। ये सब स्लो पॉइजन आज जो खेतों में अंधाधुंध हम डाल रहे हैं। अरे 12 किलो की जगह एक उस खेत में आप 10-15 बैग थैले डाल रहे हैं, वो जहर ऊपर से छिड़क रहे हैं। और ऐसा अनाज, साग, सब्जी, भाजी हम लोगों को खिलाएंगे तो कैंसर करने का ही तो पाप मिलेगा हमें। धरती को बंजर बना दिया, पानी पीने का छोड़ा नहीं, हवा लेने लायक रही नहीं। और 2.5 लाख करोड़ रुपया, अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है, मनसुख मांडविया जी अपने देश के उर्वरक मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी, वो मेरे पास आए राजभवन में, घंटों हमारी बात हुई। उन्होंने ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दी जो आपको हिलाएंगी और मेरे को बड़ा विचलित जिन्होंने किया, और वो स्वयं बहुत परेशान थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित कर रहे लोगों को जहर वाली खेती छोड़ो। क्यों? अब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एम्स जो भारत का सबसे बड़ा एम्स दिल्ली वाला है, वहां के डॉक्टर्स ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र, जहां जहां खेडूत किसान यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक का ज्यादा प्रयोग करते पाए, वहां के युवा और युवतियों के ब्लड के सैंपल लिए, उन पर रिसर्च की, और इतनी डरावनी तस्वीर आई है कि आने वाले बेटा बेटियां जो इस जहर को खा रहे हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। समझ में आई आपकी बात? ये रिपोर्ट है। अब इससे बड़ा विनाश और क्या हो सकता है? आप सबसे पूछता हूं, एक घर में किसी को कैंसर हो जाए तो परिवार की क्या गति होती है? रिश्तेदार तक परेशान होते हैं, सारा परिवार कष्ट लुट जाता, बर्बाद हो जाता है, भूखा मरता है। इतनी दयनीय स्थिति। पंजाब में, वहीं हरियाणा का रहने वाला हूं, भटिंडा पंजाब में, वहां जाके देखो, उस इलाके में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई का प्रयोग हुआ। वहां से प्रतिदिन कैंसर ट्रेन बीकानेर के लिए चलती है। बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। यह हाल हो गया। आप यहाँ डॉक्टर जयेश पटेल हैं जो डिपार्टमेंट के हेड हैं कैंसर के,
मैं उनसे मिला, बातचीत हुई। उन्होंने कहा इन पिछले 3 साल में, इन्हीं 3 साल में 3 गुना कैंसर रोगी बढ़ चुके हैं। इतनी स्पीड से कैंसर। डायबिटीज को नहीं जानते थे, आज शायद कोई घर रिश्तेदार बचा होगा जिसको डायबिटीज नहीं है। हाँ या ना बोलो। और ये बढ़ने वाला, ऐसे ही कैंसर, ऐसे ही विस्फोट, ऐसे ही ब्रेन हेमरेज। भारत के आंकड़े, हर 4 मिनट में एक व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से इस देश में मर रहा। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, गीता में लिखा है। आहार की शुद्धता से ही विचार शुद्ध होते हैं, मन और आत्मा पवित्र होता है। और ये जो जहर हम खिला रहे हैं, इसी से आतंकवाद, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, तनाव, हर आदमी क्रोध की अग्नि में जल रहा। क्यों? खाई जा रहे हैं। हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि आज धरती पर आप यूरिया डीएपी डालते हो, कोई जीव जंतु बचता है क्या? आपका सबसे बड़ा मित्र हड़सिया है। एक हड़सिया को पकड़ के यहाँ रखो और उस पर यूरिया डालो, मरेगा या बचेगा? तो आप और हम क्या कर रहे हैं? बचाने का या मारने का काम? और सुनो ध्यान से, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम, धरती को शक्तिशाली बनाने का काम, धरती को उपजाऊ बनाने का काम हड़सिया करता है। सूक्ष्म जीवाणु करते हैं जो देसी गौ माता के पेट से निकलते हैं। मेरे पास इस समय 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम है, जिसपे पिछले 7 साल से मैं रिसर्च करा रहा हूं। लगातार रिसर्च चल रही है। उन्होंने पाया देसी, मैंने गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी और ये हॉस्टल फ्रीडम जर्सी, सब गायों का अलग अलग मैंने गोबर दिया। लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय, कांकरेज है, गिर है, साहिवाल, थारपारकर, राठी, अंगोल, ये जो गौ माता है, जो मूल भारत की है, इसी में वो क्वालिटी है, बाकी किसी भी में नहीं मिली। देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। 300 करोड़ से ज्यादा। और देसी गौ माता का गोमूत्र खनिज का भंडार है। और ये सूक्ष्म जीवाणु एक तरह के नहीं, सैकड़ों प्रकार के हैं। और हमारा काम गो आधारित प्राकृतिक खेती में क्या है? सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाना। और ध्यान करो, मैं बीच में बताऊं, ये जो जैविक खेती का नाम है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भारत की नहीं है। ये डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन से भारत में आए थे, उन्होंने इसका प्रचार किया था। इसमें जो हड़सिया प्रयोग होता है जैविक खेती में, भारत का है ही नहीं, वो तो विदेश का। और वो हड़सिया मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। और हाई टेम्परेचर में भी मरता और निम्न में भी मर जाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, बीमारियां फैलाता है। और जैविक खेती में गोबर की खाद की मात्रा टनों में डाली जाती है। जब टनों गोबर की खाद पड़ेगी तो उसमें निंदामन कितना होगा बताओ? सारा दिन उस पर जुटे रहना, वही लेबर बढ़ेगी। और जब ज्यादा गोबर की खाद होगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। जो काम रासायनिक खेती वही जैविक खेती करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती 30-40 साल से प्रदेश सरकार, सेंट्रल सरकार इसको प्रचारित करती। आज तक कोई मॉडल नहीं बना। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई फायदा नहीं। इसमें न तो किसान की इनकम बढ़ती, न उसकी मेहनत कम होती, न उसका खर्चा कम होता। मैंने खुद 3 साल जैविक खेती की थी, उससे कोई लाभ नहीं मिला। गो आधारित प्राकृतिक कृषि जो है, इसके 5 सिद्धांत हैं। जब भी बीज को बोना, सिलेक्टेड करो बीज बढ़िया हो, उसको संस्कारित करने के लिए बीजामृत बनाते हैं। कोई बाजार से कुछ नहीं खरीदना, घर में ही सारी चीजें उपलब्ध है प्राकृतिक खेती में। बीज को संस्कारित करो, धरती को जोत के जब बीज बोना है तो उसमें घनजीवामृत डालो,
और जब पानी देना है तो जीवामृत प्रत्येक पानी के साथ, और 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे करना, और आच्छादन धरती माँ को ढक करके रखना। और अंतिम है मल्टी क्रॉप, एक समय एक फसल में 10 तरह की फसलें पैदा करना। आप यहाँ देखो, मैं कल भुज में था, कच्छ में, और वहां गुणातीत पूरे गांव है, वहां पर 2 भाई खेती करते हैं 100 एकड़ में। उन्होंने खेत को जंगल बना रखा, ना वो जुताई करते, ना ट्रैक्टर चलाते, ना हल चलाते, और 8 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ से पैदावार लेते हैं। आप जाके देखाइए, परसों ही में उनके खेत में था। वहीं पर एक हरीश भाई ठक्कर है, जो एक ट्रक, मैं जब पहली बार आया उसके खेत देखने गया तो एक ट्रक उतरा जिसमें पेस्टिसाइड यूरिया का ट्रक था। कहता जी मैं दुकानदारों से नहीं खरीदता, मैं तो कंपनी से डायरेक्ट मंगाता हूँ। वो 400 एकड़ का जमींदार है, वो करोड़ों रुपए का यूरिया डीएपी जंतुनाशक डालता था, आज 1 रुपए का भी नहीं डालता। आज उसने खेत में कांकरेज गौशाला बनाई, और उसने पूरे खेत में ड्रिप बिछा करके जीवामृत, एक आदमी 400 एकड़ में पानी लगा देता है। वो कहता साहब करोड़ों रुपया तो मेरा इस जहर से बच गया, और मैं कितने लोगों को कैंसर करता था उस पाप से बच गया, हवा बच गई, पानी बच गया। उसने अपने खेत से कल हलसिया निकाल करके मेरे को दी कि ये देखो मेरे खेत के हलसिया, ये कहीं दिखते भी नहीं थे। तो मैं आप सब से आग्रह करूंगा, भारतीय किसान संघ ये किसानों के कल्याणकारी संगठन है। आप रात दिन इस किसान की भलाई की सोचते हैं। इसकी भलाई संगठित होने के साथ साथ आपकी खेती को गो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर ले जाओ। इससे क्या होगा, आपके खर्चे शून्य हो जाएंगे, खर्चा होगा नहीं, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी, पानी मिलेगा, पानी बचेगा। मेरे इस साल की पैदावार बता रहा हूं। अभी 2 महीना पहले अगस्त में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मेरा खेत देखने गए। 4 प्रदेश के गवर्नर वहां थे, वहां देश और दुनिया से लोग देखने आते थे। मैं 2 दिन पहले उनकी अगवानी के लिए गया तो अगस्त जुलाई में भयंकर वर्षा उत्तर भारत में हुई। 1-1, 1.5 फुट पानी, जैसे गुजरात में वर्षा था, जूनागढ़ में बाढ़, वहां बाढ़, सब जगह ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ। और 2 दिन के बाद उन अतिथियों ने मेरा खेत देखने आना। मैं गया तो पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा था। मैंने सोचा क्या दिखाएंगे, इसमें तो घुसने की जगह नहीं। मैं खेत देखने गया, आपके पास तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो दिखाता। जब मैं खेत में गया तो मेरे रास्ते हैं 20-20, 30-30 फीट चौड़े चलने के, इतना हड़सिया उनमें था, मैं पैर नहीं रख पाया अपने खेत में। 1-1 फीट लंबा, सांप की तरह मोटा, पैर रखने की जगह नहीं, इतना हड़सिया। खेत से बाहर आया हमारा अभिवादन करने के लिए कि आज मैं इस रूप में हो गया। और आश्चर्य क्या हुआ कि अगले दिन, मतलब एक दिन बीच में छोड़ के नेक्स्ट डे आना था राष्ट्रपति जी को। अगले दिन 24 घंटे के बाद हम खेत में गए तो हमारे खेत का पानी सारा खत्म। कहाँ गया? वो जो लाखों हड़सिया खेत में काम करता, मेरे 1 एकड़ में 10 से 15 लाख हड़सिया काम करता है, और वो बिना पैसे का मनरेगा के मजदूरों से बढ़िया काम करता है। मनरेगा वाले तो खड़े हो तो काम करते हैं, लेकिन वो रात दिन बगैर जाए काम करता है। और वो कैसे करता है? देखो, यूं गया छेद, यूं आता, इस छेद से जाता, इससे आता, और उस छेद को लीपता है अपने शरीर के पसीने से, वो बंद नहीं होता। 8-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता, वो उपजाऊ बनती है, और नीचे की धरती खनिज पूर्ण, वो उसको खाता है।
और पेट से निकालकर हमारे पौधे की जड़ को देता है। मेरे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उस खेत की धरती से हड़सिया के पेट से निकली जो मिट्टी है उसमें 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब हड़सिया मरता है तो धरती के 16 प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। और एक हड़सिया एक जीवन में 50 से 60 हजार बच्चों को जन्म देता है। सोचिए आप, भगवान की सृष्टि को इसको नष्ट कर दिया, हम महापाप किया हमने। भगवान ने क्या मित्र जीव दिया था। और ऐसे हड़सिया जब लाखों की संख्या में मरेंगे जिएंगे, मरेंगे जिएंगे, और सारी धरती में छेद करके हड़सिया क्यों बोलते हो? मैं तो प्रणाम करता हूं गुजरातियों को, तुम हर चीज में बहुत बुद्धिमान हो। हड़सिया का नाम भी हड़सिया रखा, जो हल वाला काम करे वो हड़सिया है। ठीक है, हल की जरूरत ही नहीं, सारी धरती को यही ऊपर नीचे कर देता। अद्भुत कमाल है इसका। जितना वर्षा जल मेरे खेत में 1-1 फुट पानी था एक दिन पहले, बाढ़ के ऊपर से पानी था। अगले दिन गए तो इन्होंने जो लाखों करोड़ों छिद्र धरती में किए थे, उनके द्वारा सारा पानी धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हमारी सरकारें करोड़ों रुपया खर्च करती रिचार्ज पानी को करने के लिए। सारी धरती पे गो आधारित प्राकृतिक खेती होगी, हड़सिया होगा तो बाढ़ आएगी नहीं, सूखा पड़ेगा नहीं। जब सूखा पड़ेगा, लूएं चलेंगी, वो छिद्र बने हुए हैं, धरती तपेगी, नीचे वाष्प बनेगा, वो वाष्प उन्हीं छिद्रों से ऊपर आके मई जून में पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, जंगल में आप गए, जंगल में यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? जंतुनाशक दवाई कौन डालता है? गाय भैंस का गोबर डालने कौन जाता है? वहां पानी पेड़ को कौन देता है? जंगल का पेड़ समय पर फलों से लद जाता है। एक पत्ते को तोड़ो, किसी भी पेड़ के लैब में ले जाओ, एक तत्व की कमी नहीं। सभी 16 तत्व उसमें भरपूर हैं। कहां से आए? ये सब ईश्वरीय व्यवस्था प्रकृति में, वहां धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है, वहां हड़सिए का भंडार है, वहां कोई ट्रैक्टर से जुताई नहीं करता। हमारी जो विशुद्ध प्राकृतिक खेती है, इसमें भी जुताई की जरूरत नहीं है, तो हड़सिए और सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। जंगल में जो नियम काम करे वही खेत में करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। और ये खेती बिना खर्चे की, पानी भी बचेगा, हवा भी बचेगी, धरती उपजाऊ बनेगी, लोगों को जीवन देने वाला भोजन दोगे। अब कैंसर बांट रहे हैं, तो मैं लंबी बात न करते हुए, मेरे मन में एक विचार था कि आप बहुत प्रतिबद्ध लोग यहाँ पर आए। मैं आदरणीय जगमल भाई आर्य जी को, आर.के. पटेल जी को और आपकी टीम को नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप गुजरात में, मैं रात दिन लगा हुआ हूं, एक दिन भी नहीं बैठता हूं, लगातार मैं चलता हूं, 2-2 कार्यक्रम करता हूं। अब हमने सखी मंडल की बहनों के हर जिला स्तर पर कार्यक्रम शुरू कर दिए। जितने प्रदेश में अध्यापक हैं उनके जिला स्तर पर कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और जितना खेडूत समाज है उन सब से आग्रह है कि हमने गुजरात को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, तो गुजरात प्राकृतिक खेती का भी नंबर 1 स्टेट बनना चाहिए। पूरी देश और दुनिया को यहाँ से प्रेरणा मिलनी चाहिए। इससे गौ माता भी बचेगी, लोग भी स्वास्थ्य बचेगा, हवा पानी सब कुछ भला होने वाला है। और 2.5 लाख करोड़ जो विदेशों में जाता है, भारत का वित्त मंत्री जी हमारे बीच में बैठे, ये बड़े उदार हैं, बहुत भले सज्जन दिव्य पुरुष हैं, बड़ा सहयोग करते हैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में। इनसे पूछो, हमारे प्रदेश का पूरे साल का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ होगा।
3 लाख करोड़ है। इतना बड़ा प्रदेश, 3 लाख करोड़ बजट है पूरे साल का अपने प्रदेश का, और हमारा देश 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेशियों को देता है। बदले में उनसे यूरिया, डीएपी, जहर खरीदता है, फिर उनसे किसान खरीदता है, फिर उसको धरती माँ, जो माँ है, उसको जहरीला बनाता है, और वो जहर फिर अन्न साग भाजी में देकर लोगों को भेजता है। लोग फिर बीमार होकर के अस्पताल में दाखिल होते हैं, फिर उन पर डॉक्टरों की दवाई का चक्कर भी चलता है, इतने में राम नाम सत्य हो जाती है। यही प्रोग्राम है कि नहीं जीवन का? बताओ कैसे बचेंगे हम? इससे मुक्ति पानी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, एक ही मेरे से उनका सवाल रहता है, लोगों ने, कितनों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, कितनों ने गो आधारित खेती शुरू की है, जहर मुक्त देश को बनाओ, लोगों के स्वास्थ्य को बचाओ। अब समय की बहुत बड़ी मांग है। यदि ये नहीं करे ना, और ये पर्यावरण दूषित होता गया, तो खेती हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि बेमौसमी वर्षा होगी, खेती बर्बाद होगी। आज तमिलनाडु में जो बारिश हुई, सब खेती बर्बाद हो चुकी है, वहां कुछ नहीं बचा। लेकिन जो प्राकृतिक खेती करते थे ना, वहां अभी रिपोर्ट आई है, देवेंद्र शर्मा बहुत बड़े राइटर हैं, उनका लेख आया, मैंने वहां यूनिवर्सिटीज में सब में बांटा है, अभी 10 दिन पहले। उन्होंने तमिलनाडु में जाकर रिसर्च किया, आंध्र प्रदेश में जो प्राकृतिक गो आधारित खेती करते थे, इस वर्षा में भी 5-5, 10-10 फीट पानी में डूब गई फसल, और पानी निकलने के बाद प्राकृतिक खेती में 5% नुकसान, और रासायनिक खेती सारी सड़कें बर्बाद हो गई। यानी कि प्रकृति की इस लड़ाई भी लड़ने में प्राकृतिक खेती मजबूत है, क्योंकि वो रसायन मुक्त होने से उसके पौधे की जड़ गहरी होती है, उसका तना मजबूत होता है। ये मैंने अपने खेतों में भी खूब देखा है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, भारतीय किसान संघ के, यदि आप सब लोग ठान लें कि गो आधारित प्राकृतिक खेती को हम इस पूरे गुजरात में फैलाएंगे, और आपको ये भय उत्पादन घटेगा, ये मेरी गारंटी नहीं घट सकता। जैविक खेती से जरूर घटेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उत्पादन कम होगा, लेकिन गो आधारित प्राकृतिक खेती से उत्पादन हर साल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जमीन उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी तो पैदावार देगी। तो ये मेरा नम्र निवेदन है। आज ऐसे पवित्र अवसर पर अंत में मैं पुनः जीवन दादाजी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, और वो हमारे लिए प्रेरणा बने रहे, और वो इसके हामी थे, वो इसके बहुत पक्षधर थे गो आधारित प्राकृतिक खेती के। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी और उनको नमन करते हुए हमने आज संकल्प लेना है। इतनी बड़ी संख्या आपकी है, यदि किसान संघ इस मिशन को अपना ले तो आने वाले 2 साल में हम पूरे गुजरात को जहर मुक्त प्रदेश बना सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ, और जीवन दादा का जीवन हमें सदा प्रेरणा देता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। राज्यपाल श्री अपना गुजरात में माननीय महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी પોતાનો સમય ન હોવા છતાં અમૂલ્ય સમય આપણને આપ્યો એ બદલ આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે, આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું અને આપણને જે દેશી ગૌવા આભાર. हेलो, अभी माननीय राज्यपाल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल
નમસ્કાર. પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરીશું. બધા ઊભા નહીં રહીએ. આગળ આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ છે.